हाँ साथियों, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त वाईडी और आप देख रहे हैं ये खास सीरीज जिसका नाम है कामयाबी सीरीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। ये 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है और इस श्रृंखला में हम एक एक करके हिंदी के सभी प्रश्नों पर बातचीत कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो श्रृंखला है ये हम 1000 प्रश्नों तक लेकर के जाएंगे और ये तभी संभव है जब आपका साथ रहेगा, आपका सहयोग रहेगा। अब तक जितनी कक्षाएं हमने की हैं वो कक्षाएं आप पीछे जाकर के देख लें ताकि आपकी समझ बन जाए कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, किस वे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि आप हिंदी का एक भी सवाल गलत नहीं करके आए। जब परीक्षा हॉल में बैठे तो आपको हिंदी आपकी स्ट्रेंथ बन करके आपके साथ रहे, आपकी कमजोरी नहीं। इसके लिए हमने एक ज़बरदस्त प्रयास स्टार्ट किया है। ये प्रयास यकीनन आपका साथ देगा और आप भी इसके साथ जुड़ करके पाएंगे कि मैं आज के बाद में या अब के बाद में इस कक्षा से जुड़कर बेहतर कर पाऊंगा। चलिए दोस्तों, आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये 1000 प्रश्नों की श्रृंखला और इसमें आज हम 200 प्रश्नों को पार कर लेंगे। आज की कक्षा का जो पहला सवाल है उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और लाइक का बटन ज़रूर दबा लें। मित्रों, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर कक्षा का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप कंटिन्यू उन कक्षाओं को देख सकें। चलिए, आज की कक्षा की शुरुआत हम इस प्रश्न से करते हैं जो बेहतरीन सवाल है आपके लिए, बहुत शानदार सवाल है। देखिएगा इस सवाल का आंसर किस प्रकार से निकालना है आपको। चलिए दोस्तों, अन्य पुरुष का उदाहरण है। ये 4 विकल्प आपके सामने, अन्य पुरुष का उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन क्या क्या है? पुरुष पहले तो समझ लें दोस्तों, पुरुष किसे कहते हैं। तो पुरुष के 3 भेद होते हैं। एक वाक्य में पुरुष 3 हो सकते हैं। तो कैसे, कौन कौन से हो सकते हैं? उत्तम पुरुष हो सकता है, मध्यम पुरुष हो सकता है, मध्यम पुरुष हो सकता है और एक अन्य पुरुष हो सकता है, अन्य पुरुष हो सकता है। तो दोस्तों, जो उत्तम पुरुष मतलब वाक्य में वह जो बात कहने वाला होता है यानी वक्ता, वक्ता क्या होता है? उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष बात को सुनने वाला, वो कहलाता है श्रोता यानी मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष जिसके विषय में बात हो रही है, जिसके विषय में बात हो रही है उसे क्या कहा जाता है? अन्य पुरुष कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो अन्य के बारे में बता रहा है। तू, तू तो दोस्तों देखिए पहला विकल्प तू है, लेकिन तू तो हम तब कहते हैं जब हमारी बात सुनने वाला कोई हो। तो ये तो गलत उत्तर हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। वे, ये सही उत्तर है, अन्य पुरुष है। ये क्या है दोस्तों? अन्य पुरुष है। हम और मैं, ये दोनों ही क्या है दोस्तों? उत्तम पुरुष के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? उत्तम पुरुष के उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर जो बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा। आप इसका सही उत्तर बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल ये रहा, बेहतरीन सवाल है दोस्तों, ये आपसे पूछा भी जाता है कई बार परीक्षाओं में। तो देखिएगा, मनोभाव का सही संधि विच्छेद कौन सा है? संधि से संबंधित सवाल और इतना सरल पूछा है, आप पहले ही देखते ही आप टिक कर देंगे सर। मनोभाव में एक संधि है जिसका नाम है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है दोस्तों? विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि में इसका जो संधि विच्छेद होगा मनोभाव का, वो होगा मनय धन भाव। मनय धन भाव। देखो, विसर्ग के बाद में कोई घोष आता है तो दोस्तों विसर्ग का क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। तो मनय का क्या बन गया? मनो बन गया। और यहाँ भाव का भाव शब्द रह गया, इसलिए मनोभाव का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा मनय धन भाव। इसमें ऐसा कौन सा विकल्प है? ये नहीं है, ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मनोधन भाव होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला सवाल ये रहा आपके लिए। क्या कहता है सवाल? देखिएगा, सवाल कहता है कि अधिष्ठाता में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दोस्तों पहली बात, उपसर्ग कहते किसे हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में नवीनता लाते हैं या परिवर्तन करते हैं या विशेषता उत्पन्न करते हैं। ऐसे शब्दों को, ऐसे शब्दांशों को, नॉट शब्द, शब्दांशों को क्या कहा जाता है? उपसर्ग। उपसर्ग भी शब्दांश होते हैं दोस्तों और प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। याद रहे, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग
और प्रत्यय दोनों ही क्या होते हैं दोस्तों, शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप, शब्दांश होते हैं। और शब्दांश और शब्द में अंतर क्या होता है? शब्द उसे कहते हैं जिसका अपना कोई अर्थ हो, शब्दांश वे होते हैं जिनका अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, वे किसी शब्द में जुड़ने के बाद ही अपना अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये शब्दांश होते हैं उपसर्ग, पहली बात। दूसरी बात सुनिएगा, आपको यदि पूछा जाता है कि बताइए सर इस अधिष्ठाता शब्द में उपसर्ग है वो कौन सा है, तो अ उपसर्ग नहीं है, अद उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। थाता कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए उपसर्ग पहले जुड़ने वाले होते हैं, ये तो बाद की बात है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल, देखिए दोस्तों क्या बेहतरीन सवाल आपके लिए आया है कि उसने अपने कानों से सुना है। पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें, ये है शिरोरेख एक होनी चाहिए, तो यहाँ पर मिस्टेक हुई, आप उसको ठीक करें। उसने अपने कानों से सुना, वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? रेखांकित कौन सा है उसको आप अलग से देख लें कि रेखांकित से को कर रखा है यहाँ पर। तो देखो से किस किस का साइन है, आप सोचें। एक तो से आता है दोस्तों करण में, इसमें करण में, और एक से आता है दोस्तों अपादान में, किसमें आता है? अपादान में। अब यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे तो मैं दोनों की बात बता रहा हूँ। करण के साथ जब आता है तो से पहले वाला जो शब्द होता है वो साधन बन जाता है। क्या बन जाता है? साधन, या के द्वारा का भाव आता है आपके सामने, के द्वारा। और अपादान अलग होने के भाव में काम में आता है। अपादान में भी होता तो सही है, लेकिन वो अलग होने के भाव में अर्थ प्रकट करता है। देखिएगा, संप्रदान इसका तो होता है के लिए, अधिकरण इसका होता है में या पर, और करण ये इसका सही उत्तर है। ये इसका सही उत्तर है दोस्तों, कौन सा? करण। और करण कारक है, उसने अपने कानों, कान क्या बन गए हैं? साधन, कानों के द्वारा सुना, कानों के द्वारा सुना, तो ये कान जो है ये साधन बन गए हैं, इसलिए इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। अपादान नहीं है, अपादान अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये देखिए अगला सवाल, ज्यादा समय नहीं है अपने पास, तो जितने ज्यादा सवाल हो सके यही हमारे लिए बेहतर होगा। सुनिए, उसने यह भी एक, और इस बीच में है स्पेस और थी, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द बताइए बेटा। तो यहाँ पर देखिए, भलाई, अच्छाई, सीधाई, सज्जनता, ये तीनों के तीनों जो है, भलाई, सीधाई और सज्जनता, ये अच्छे गुण होते हैं दोस्तों, ये अच्छे गुण होते हैं। इसलिए यहाँ पर मेरे हिसाब से जो इसका अप्रोप्रिएट, इसका एकदम सही जवाब बनेगा, वो बनेगा अच्छाई, ऑप्शन ए। कैसे? कि उसमें यह भी एक क्या थी? अच्छाई थी दोस्तों। क्या थी? अच्छाई थी, तो यहाँ पर बनेगा अच्छाई। तो क्लियर आंसर, सही उत्तर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, बेहतरीन सवाल, बहुत ही प्यारे सवाल चल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो फॉन्ट है वो आपको मेरे अंदाज से दिख रहे होंगे दोस्तों, आपको ढंग से देखने हैं थोड़ा सा फॉन्ट को। फिर भी मैं आपके यहाँ बोल करके, उच्चारित करके बता रहा हूँ कि जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है, क्या होती है? आवृत्ति होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? देखिए दोस्तों, अलंकार सही देखा जाए तो काव्य शास्त्र का पार्ट है। अलंकार हुआ, शब्द शक्ति हुई, रस हुए, छंद हुए, ये काव्य शास्त्र में पढ़े जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें वहां पर परीक्षा कक्ष में जाकर के हमें ये अपने आप से नहीं कहना है कि नहीं ये तो सिलेबस के बाहर की बात है, या फिर ये इतना टफ क्वेश्चन है वो नहीं आना चाहिए था। उसका आंसर करने का प्रयास करना है, इजी है, इतना टफ नहीं है। ये अलंकार, जो बड़े अलंकार जो हैं, आप 8वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, 7वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, वो अलंकार पूछे गए, तो उसमें तो आपको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब शब्द की आवृत्ति होती है बार बार, तो वहां पर यमक अलंकार होता है दोस्तों। तो आपने एक जो लाइन है वो खूब सुनी और खूब पढ़ी होगी दोस्तों। कौन सी लाइन सर? ये लाइन दोस्तों आपने खूब सुनी और खूब पढ़ी होगी, कनक कनक ते सो गुनी, कनक कनक ते सो गुनी, ये पंक्ति आपने खूब पढ़ी होगी। देखिए, शब्द की आवृत्ति हो रही है सर,
शब्द की आवृत्ति हो रही है लेकिन अर्थ दोनों का क्या है, अलग अलग है। इस कनक का अर्थ सोना होता है और इस कनक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, धतूरा होता है। क्या होता है, धतूरा होता है। तो इस बात पर आपका ध्यान होना चाहिए कि एक शब्द की आवृत्ति और अर्थ अलग अलग, तो अलंकार कौन सा, यमक अलंकार। कौन सा अलंकार दोस्तों, यमक अलंकार। गौर करें, मैं आपको दिखा रहा हूं, इस बात पर आपका ध्यान होना चाहिए। देखिएगा, बाकी देखें, अनुप्रास में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है। एक ही वर्ण बार बार आए तो वहां पर जो अलंकार है वो अनुप्रास होता है। यमक में शब्दों की आवृत्ति होती है। शब्द में एक ही शब्द के क्या होते हैं, शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, एक ही शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। और रूपक में क्या होता है, समानता दर्शाई जाती है दोस्तों। क्या दर्शाई जाती है, समानता की बात होती है, वहां रूपक अलंकार होता है। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर क्या बना, ऑप्शन बी, यमक अलंकार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा आपके लिए, बेहतरीन सवाल। देखें, लुटेरा में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। हो बहुत इजी सवाल है। लुटेरा, यहाँ पर देखिए, रा प्रत्यय नहीं है, आ प्रत्यय नहीं है। अब इसमें और इसमें दिक्कत है, तो इसकी दिक्कत हम दूर कर लेंगे। सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जाइए, एक मात्रा है कि दो मात्रा है, लुटेरा में एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर बनेगा। और दो मात्राएं होती, ये अगर प्रत्यय होता तो दोस्तों ऐसा शब्द होता, जबकि ऐसा शब्द ही नहीं है, शब्द तो एक मात्रा वाला है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं यहाँ पर मैं, कि जो दोस्तों प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कहते किसे हैं, शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांशों को। किसी शब्द के अंत में जो शब्दांश से जुड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। अब देखिए, गौर करिए कि यहाँ पर आपके सामने क्या दिया हुआ है, प्रत्यय दो प्रकार के। एक कौन सा प्रत्यय सर, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। कौन सा, तद्धित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय कौन होते हैं, सुनिएगा, कृत प्रत्यय जो क्रिया या धातु के साथ जुड़ते हैं, धातु के अंत में जुड़ते हैं, उनको तो कहा जाता है कृत प्रत्यय। और जो संज्ञा, सर्वनाम, क्या, सर्वनाम और आपके विशेषण के साथ जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि क्रिया या धातु के साथ लगा है तो फिर उसे आप कह देते हैं कृत प्रत्यय। संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ और विशेषण के साथ जुड़ने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है, तद्धित प्रत्यय। क्लियर है, तो ये प्रत्यय से संबंधित छोटी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। चलिए, फिर इनमें और बातें हैं, वो बात हम जब टॉपिक होगा तब बात करेंगे दोस्तों। चलिए, हमारा पेड कोर्स चल रहा है। यदि आप हर टॉपिक को विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं, हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से हम चीज़ें आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। हिंदी में कोई आपका डाउट नहीं बचे, ऐसा काम हम कर रहे हैं दोस्तों। तो उसके लिए आपको कोर्स में आना चाहिए। देखिए, कूड़ा कचरा में कौन सा समास है दोस्तों, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। तो कूड़ा कचरा, और कई विद्यार्थियों को दिक्कत हो जाती है कि कूड़ा कचरा है, इसमें कौन सा समास है। ये शब्द की आवृत्ति नहीं है दोस्तों, शब्द की आवृत्ति तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, यह कूड़ा, इसका जो समास विग्रह होगा कूड़ा और कचरा और आदि, कूड़ा कचरा आदि, इसमें दोनों पदों की प्रधानता है। कूड़ा और कचरा दोनों पदों की प्रधानता है, और ऐसा जब होता है तो समास का नाम आप बताते हैं द्वंद्व समास। क्या बताते हैं, द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में आप किसका लोप करते हैं, कारक चिन्हों का लोप करते हैं, कारकों का लोप होता है। अव्यय भाव में क्या होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, या फिर शब्दों की या पदों की आवृत्ति होती है बार बार। संज्ञा और सर्वनाम की आवृत्ति होती है तो हम अव्यय भाव समास बताते हैं, और विशेषण की आवृत्ति होती है तो हम वहां पर कर्मधारय समास की बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अव्यय भाव समास नहीं है, तत्पुरुष नहीं है। द्विगु में क्या होता है, द्विगु में होता है पहला पद संख्यावाची,
पहला पद संख्यावाची होना चाहिए, वहां पर द्विगु माना जाता है। और द्विगु और जो है द्विगु आपका तत्पुरुष का एक उपभेद माना जाता है दोस्तों, पदों की प्रधानता के आधार पर। ये बात भी हम समास के उस टॉपिक में करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा क्या कह रहा है, सुनिए साहब। आंख सुख कलेजे ठंडक लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? आंख सुख कलेजे ठंडक। देखो दोस्तों, लोकोक्ति और आपका जो मुहावरा है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, एक बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। लोकोक्ति उस बात को कहा जाता है जो लोगों द्वारा या किसी महापुरुष द्वारा कभी कही गई थी और वो बात आज तक जन सामान्य में प्रचलित है, ऐसी बात को तो क्या कहा जाता है? लोकोक्ति कहा जाता है। जबकि मुहावरा थोड़ा सा साहित्यिकता लिए हुए रहता है। मतलब ये हुआ कि मुहावरे में आप भाषा का प्रभाव देखते हैं, थोड़ी सी भाषा को प्रायोरिटी पे रखा जाता है। जैसे 9 2 11 हो जाना, आंख का तारा होना, ये इस प्रकार के जो होना 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 वाले जो वर्डिंग आप देखते हैं वो लगभग मुहावरों में आते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100%, लेकिन वो लगभग मुहावरे होते हैं। और आप जन सामान्य जैसे चलते चलते आप बातों के बीच में कोई बात कह रहे हैं तो यकीनन वो लोकोक्ति है। तो देखिएगा इधर, आंख सुख कलेजे को ठंडक, यहाँ पर ये लोकोक्ति किस बात को सही प्रदर्शित करती है? बदला लेना नहीं, बदला लेने वाली बात से इसका कोई लेना देना नहीं है। मनोहर दृश्य हो सकता है, हाँ, आंख सुख, आंख को सुख मिले, कलेजे को ठंडक मिले, तो वो तो मनोहर जो मन को भाने वाला दृश्य है, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसकी जो परम दशा होती है वो होती है दोस्तों परम शांति। क्या होती है? परम शांति। और जिस आदमी को परम शांति मिल जाती है, जिस आदमी को परम शांति मिल जाती है, ये अनुस्वार नहीं है, परम शांति मिल जाती है, उसके लिए हम कह सकते हैं कि आंख का सुख मिल गया और कलेजे को ठंडक मिल गई है। और इच्छा पूर्ति वाली भी कोई बात इसमें नहीं है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला सवाल ये रहा आपके लिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखें, भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का, देखो बनना यहाँ पर मुहावरा आया है, इस बार मुहावरा है। लोग कहते हैं कि आप तो भीगी बिल्ली बन गए, पहले तो बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे थे, बड़ी बड़ी डींग हाँक रहे थे, और अब जब आपके सामने वो आए तो आप तो भीगी बिल्ली बन गए। तो यहाँ पर देखना मुहावरा है, लोकोक्ति नहीं है, इस बात पर गौर करेंगे। तो इसका जो सही अर्थ देने वाला वो है किसका? ये मुहावरा जो है वो किसका सही अर्थ देता है? यहाँ पर देखें, भाग जाना नहीं, 9 2 11 हो जाना होता है, खतरनाक बिल्कुल नहीं, चालाक नहीं, तो सहम जाना। भीगी बिल्ली होने का मतलब डर जाना, सहम जाना। तो इसका सही उत्तर जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ करके हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवालों का कलेक्शन हमारे पास में है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखो, जब मैंने बात प्रारंभ की थी दोस्तों, तब मैंने आपसे कहा था कि लिंग से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी में हम किसी भी टॉपिक को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यदि हमने किसी टॉपिक को हिंदी भी छोड़ने का प्रयास किया तो समझ लो हम हैं जो सिलेक्शन से थोड़े दूर हो रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। वाईडी सर के साथ जुड़ करके आप ऐसा कतई मत सोचिएगा किसी एक टॉपिक को मैं स्किप कर दूं, स्किप नहीं करना है, उल्टा आपको बेहतर करना है उस टॉपिक को। और आप देखिए, आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? देखो, इसका पता हम कैसे लगाते हैं? जनरली सीधी सी बात है, कैसे लगाया जाता है इसका पता? कि आप वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, उस शब्द को किसमें प्रयोगित कर लीजिए? वाक्य में प्रयोगित कर लीजिए, और उससे आपको जो वॉइस आएगी, जो ध्वनि आएगी, वही आपको बता देगी कि ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है। संहार किया जाता है, किया जाता है, सजा दी जाती है, सजा दी जाती है, संदेह भी किया जाता है, और सहारा भी दिया जाता है। तो देखो दोस्तों, किया, दिया और किया, ये तो पुल्लिंग शब्द है। कैसे है? पुल्लिंग है। लेकिन ये दी, ये स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन बी इसके लिए एकदम सही उत्तर है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट अगली बात पर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, हाथों हाथ में कौन सा समास है? यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, आपका सही उत्तर करवा रहा हूं मैं। देखिए,
हाथ और हाथ, हाथों हाथ, इसका समास विग्रह जो करोगे ना वो करोगे हाथ ही हाथ, हाथ ही हाथ या हाथ ही हाथ में। और देखें इसका जो समास बताएंगे वो बताएंगे आप एक ही, मैंने पहले भी कहा कि एक ही किसकी आवृत्ति हो, संज्ञा की आवृत्ति हो, तो हाथ एक संज्ञा है और फिर हाथ की आवृत्ति हो रही है, तो यहां पर समास का नाम क्या बताते हैं, अव्ययी भाव समास बताते हैं। द्विगु उस समास को कहते हैं जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व उस समास को कहते हैं जहां दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों पद अपने आप में खास होते हैं। तत्पुरुष समास वह समास होता है जहां पर किसी न किसी कारक चिन्ह का लोप होता है, उस समास को कहा जाता है तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर हमारा जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, मतलब अव्ययी भाव समास दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर के हम दोस्तों बात कर रहे हैं एक बेहतरीन सवाल पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग, देखिए लिंग से संबंधित एक और सवाल, हिंदी में लिंग दो ही होते हैं, पुल्लिंग या तो स्त्रीलिंग। हिंदी में नपुंसक लिंग का कोई प्रावधान या कोई उसका लेना देना नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर या तो पुल्लिंग का ध्यान रखना है या स्त्रीलिंग का, और मैं पहले ही आपको कह चुका हूं कि लिंग की पहचान आप अपने समझ के आधार पर करें। कैसे करेंगे सर, आप वाक्य में प्रयोगित करें शब्द को, और वाक्य में प्रयोगित करने के बाद आप उसकी वॉइस पर ध्यान दें, आप उसके प्रोनाउंसिएशन पर, उसके उच्चारण पर ध्यान दें, ताकि आपको आराम से लिंग का ज्ञान हो सके। कैसे सर, नजर लगी थी, नजर लगी, तो नजर तो लगी हुआ मतलब स्त्रीलिंग, और पूछा क्या है पुल्लिंग। नसीब जाग गया, नसीब जाग गया, नसीब खराब था, खराब थी थोड़ी, नसीब खराब था अच्छा था। और यहाँ पर देखिए नकल की जाती है और नीयत बिगड़ जाती है। जाति, ये देखिए जाती है, ये भी स्त्रीलिंग और ये भी स्त्रीलिंग और ये भी स्त्रीलिंग, इसलिए इसका सही उत्तर जो बनेगा ऑप्शन बी बनेगा दोस्तों। क्लियर है आपको? ओके, नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, क्या कहता है अगला सवाल देखिएगा। आज की कक्षा का ये सेकंड लास्ट सवाल है मेरे हिसाब से, बहुत आनंद में बहुत किस प्रकार का विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे कहा जाता है विशेषण। और कौन सा विशेषण पूछा गया है यहाँ पर कि बहुत आनंद में बहुत किस प्रकार का विशेषण है। आनंद एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। और ये बहुत शब्द है, वो कैसी विशेषता बता रहा है इसकी? गुणवाचक बता रहा है क्या? गुण तो अच्छा होना, बुरा होना, लंबा होना, छोटा होना, नाटा होना, मोटा होना, ये तो होते हैं गुण। गोरा होना, काला होना, रंग रूप से संबंधित जो बात होती है वो तो होती है गुणों की बात। और ये देखो संख्यावाचक, तो आनंद की संख्या निश्चित ना तो निश्चित होती है और ना ही अनिश्चित होती है, तो ये संख्यावाचक, दोनों में संख्यावाचक है, इसलिए इसको काट दें। और हाँ ये है, आनंद को माप तोला तो नहीं जा सकता, लेकिन अनिश्चित माप तोल तो आप बता ही सकते हो कि बहुत आनंद आया, कम आनंद आया, ज्यादा आनंद आया, है ना। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा दोस्तों। ऑप्शन डी क्या उत्तर है? परिमाण बोधक या परिमाण वाचक इसका सही उत्तर है। क्लियर है? अगला सवाल आज की कक्षा का ये रहा, आज की कक्षा का ये अंतिम सवाल बोल गया। और अंतिम सवाल मतलब 210 क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। 210वां क्वेश्चन क्या कहता है? मध्यम पुरुष का उदाहरण है। मध्यम पुरुष का उदाहरण, फिर से पुरुष, पहला सवाल और अंतिम सवाल पुरुष से संबंधित आए हैं। देखिए मैंने पहले ही कहा था पुरुष 3 होते हैं, और उत्तम पुरुष वक्ता को कहते हैं, मध्यम पुरुष श्रोता को, अन्य पुरुष जो कहने वाला होता है उसको कहा जाता है। देखिएगा वह अन्य पुरुष है। कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष है। हम उत्तम पुरुष है, हम उत्तम पुरुष है। और तुम तो मध्यम पुरुष है भैया। कौन सा पुरुष है? मध्यम। सुनने वाला है ना तुम, तभी तो मध्यम पुरुष। और यह अन्य पुरुष है। ये वैसे तो अन्य पुरुष है, लेकिन सही इसको व्याकरणिक कोटि में रखोगे तो यह एक प्रकार का दोस्तों क्या है? आपका सर्वनाम है। यह और वह क्या होते हैं? निश्चित सर्वनाम होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आज की कक्षा में हम इन्हीं सवालों के साथ आज की कक्षा को पूर्ण कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी का सहयोग बहुत अपेक्षित है। आपने बहुत बेहतरीन सहयोग किया है अब तक। आने वाली कक्षाओं को भी इसी तरह से आप स्नेह देंगे, प्यार देंगे। दोस्तों
आप बेहतर से बेहतर करने के लिए, देखो आप किसी न किसी चीज के साथ जुड़ते हो, ये तो निश्चित है, और आप किसी चीज के साथ जुड़ते हो तो सामने वाले से आप अपेक्षाएं रखते हो, और मेरा ऐसा मानना है कि आपने हमसे जो अपेक्षाएं की हैं उन अपेक्षाओं पर हम खरे उतरने की 101% कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए आप निश्चिंत रहें, इस कक्षा से जुड़ करके आप बेहतर बनेंगे, हिंदी के महारथी बनेंगे, हिंदी में आप झंडे गाड़ करके आएंगे। शुभकामनाएं मेरी आपके सदैव साथ रहती हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर बातचीत करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।